हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा है सप्लाई, और सप्लाई में हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, डिफरेंट डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पे डिस्कशन किया, और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, जिसमें हमने प्रोपोर्शनल मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड पे डिस्कशन किया था। फाइन, अब ये हमारा सप्लाई का लास्ट लेक्चर है, और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट्स द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से रीजंस हैं जिनसे आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एक्चुअली चेंज हो सकती है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे अपील है कि अगर आप मेरा लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं और ये वीडियो अगर आपको यूजफुल लगता है, नॉलेजेबल लगता है, तो इसे अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को हिट जरूर करें। अब बात करते हैं हमारे टॉपिक की, जिस पर हमें डिस्कशन करना है, और हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब देखिए, इस पूरी हेडिंग के अंदर अगर हम फर्स्ट वर्ड देखें तो हमारा आ रहा है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, और मैं आपको बता चुका हूं इलास्टिसिटी मींस रिस्पांसिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन प्राइस। जब किसी स्पेसिफिक कमोडिटी की प्राइस के अंदर कोई चेंज आता है, कोई तब्दीली आती है, तो क्वांटिटी सप्लाइड के अंदर कितना परसेंट चेंज आता है, कितने प्रोपोर्शन से वो चेंज होता है। जैसे मैंने कहा कि भाई अगर मेरी प्राइस 10% से चेंज हुई और क्वांटिटी सप्लाइड अगर 25% से चेंज हो गई, तो ये कहलाती है मोर देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, जिसको हम बोलते हैं इलास्टिक सप्लाई। ठीक है, जिसमें हमारी रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई जिसको बोला जाता है। और अगर बाय चांस प्राइस ऑफ द कमोडिटी में 10% का चेंज आया और क्वांटिटी सप्लाइड सिर्फ 2% से चेंज हुई, तो ये रिलेटिवली इन इलास्टिक सप्लाई कहलाती है, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई कहलाती है। और फिर हमने डिफरेंट डिग्रीज इस पर डिस्कशन की थी। फाइन, तो ये होता है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मींस रिस्पांसिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड, कि आपकी प्राइस में चेंज हुआ तो क्वांटिटी सप्लाइड कितने प्रोपोर्शन से रिस्पॉन्ड करेगी, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। और वैसे भी हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का कांसेप्ट प्रीवियस लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं आपको। अगर आपको देखना है तो पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और ऊपर आई बटन आ रहा होगा, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। चलिए, एनीवे, अब देखिए यहां पर हमारा सेकंड वर्ड है फैक्टर्स अफेक्टिंग। हम बात करें फैक्टर्स का, तो फैक्टर्स मींस वो सारे रीजंस जिस वजह से इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई चेंज हो सकती है। मींस एक ही रीजन में अगर आपने एक्स रीजन इलेक्ट किया तो हो सकता है इलास्टिक सप्लाई हो जाए, और वाई रीजन इलेक्ट किया तो हो सकता है इनइलास्टिक सप्लाई हो जाए। अभी हम डिस्कस करेंगे उसमें। तो फैक्टर्स मींस ये वो सारे रीजंस हैं, ये वो सारे केसेस हैं जिनसे किसी भी कमोडिटी की इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पे इंपैक्ट पड़ता है। सप्लाई पे नहीं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पे। सप्लाई इलास्टिक है ये पता है, लेकिन कभी एक रीजन लगाने से सप्लाई हाईली इलास्टिक हो जाएगी, एक रीजन लगाने से सप्लाई लेसर इलास्टिक हो जाएगी या इनइलास्टिक हो जाएगी। तो वो सारे फैक्टर्स, वो सारे रीजंस कहलाते हैं हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। मींस वो सारे फैक्टर्स जो आपकी कमोडिटी की इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के ऊपर इंपैक्ट डालते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ इनपुट्स यूज्ड। ठीक है, हम जो प्रोडक्ट को बना रहे हैं और उस प्रोडक्ट को बनाने के अंदर हम कौन से इनपुट्स डालते हैं, मैं कहूं कौन से रॉ मटेरियल डालते हैं, किस टाइप के प्रोडक्ट को हम एज अ रॉ मटेरियल उसके अंदर लेते हैं, उसका जो नेचर होता है वो सबसे पहले डिटरमाइन करेगा कि स्पेसिफिक कमोडिटी जो आप बना करके मार्केट में बेच रहे हैं उसकी सप्लाई एक्चुअली क्या होगी, उसकी डिग्री एक्चुअली क्या होगी। देखिए, हम क्या करते हैं, इनपुट्स डालते हैं, तो इनपुट्स डालने के बाद क्या निकलता है, आउटपुट्स निकलता है। ये यूजुअली रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस होता है, और आउटपुट जो होगा फिनिश गुड्स होगा, और हम इसको मार्केट में सेल करेंगे। और हम जो सप्लाई की बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द सप्लाई ऑफ दिस आउटपुट। हाँ, क्योंकि हम प्रोड्यूसर हैं, तो हम प्रोड्यूसर हैं, तो गुड्स को प्रोड्यूस करने के बाद जब वो फिनिश गुड्स में आ जाएगी, कंज्यूमेबल आइटम हो जाएगी, उसके बाद उसको मार्केट में हम क्या करते हैं, अल्टीमेटली सप्लाई करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो इनपुट हम लगा रहे हैं उसका नेचर एक्चुअली क्या है। देखिए, सिंपल सा फंडा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जो इनपुट्स डाल रहे हैं वो इनपुट्स बहुत ही कॉमनली अवेलेबल इनपुट्स है, मींस बहुत इजीली प्रोडक्ट मार्केट में मिल जाता है, ठीक है, तो फिर ऐसे कंडीशन के अंदर आपकी सप्लाई जो होगी ये इलास्टिक सप्लाई होगी। रिलेटिवली इलास्टिक मींस मोर देन यूनिटरी इलास्टिक होगी। और अगर ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसा रॉ मटेरियल है जो नॉट कॉमनली अवेलेबल है, जैसे कोई स्पेसिफिक किसी स्पेसिफिक फ्रूट से बनने वाली कोई चीज होगी, और सीजनल फ्रूट्स आ गए बेसिकली उसके अंदर, या बिल्कुल कोई भी आप ऐसी बात बोले जिसका
अल्टीमेटली जो चीज बहुत इजीली अवेलेबल नहीं होती, कॉमनली यूज नहीं होती, तो फिर उसके अंदर इन इलास्टिक सप्लाई होगी। इलास्टिक सप्लाई का मतलब होगा कि प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज आएगा तो क्वांटिटी सप्लाइड के अंदर बहुत चेंज आ जाएगा। और इन इलास्टिक का मीनिंग होगा कि प्राइस में चेंज आने से क्वांटिटी सप्लाइड के अंदर कोई चेंज नहीं होगा। तो फर्स्ट जो होता है, हम उस चीज का नेचर देखते हैं जो इनपुट एक्चुअली हम यूज कर रहे हैं। अगर कॉमनली यूज्ड इनपुट है तो सप्लाई विल बी इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, और अगर कॉमनली यूज्ड प्रोडक्ट नहीं है तो सप्लाई विल बी व्हाट, रिलेटिवली इनइलास्टिक। सेकंड पॉइंट है हमारा नेचुरल कंस्ट्रेंट। अब देखिए ये नेचुरल कंस्ट्रेंट में हम जिसको बोल सकते हैं, हमारे पास जो रिसोर्सेस होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेस, उन नेचुरल रिसोर्सेस, अगर बाय दी वे बाय चांस आप एक ऐसा प्रोडक्ट बेचते हैं जिसके अंदर ऐसा नेचुरल रिसोर्स लगता है जो रिन्यूएबल नहीं है या जिसके रिन्यूएबल होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है, तो उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट की जो सप्लाई होगी वो हमेशा इनइलास्टिक होगी, ठीक है। एक ऐसा प्रोडक्ट जिसका जो नॉन रिन्यूएबल है, पहली बात तो मैं क्या कहूं, नॉन रिन्यूएबल है या रिन्यूएबल होने के अंदर उसके अंदर बहुत ज्यादा टाइम लगता है। जैसे आप अगर एक कोई ट्रीज कट करते हो, है ना, तो ट्रीज को अगर आप कट कर देंगे तो ट्रीज को कट करने में मुश्किल से 1 घंटा 2 घंटा लगेगा, लेकिन जब उसी ट्री को आप उगाने जाएंगे तो वहां पर बहुत साल, कई साल वो लेगा, 5 10 20 साल उसके अंदर लगेगा। तो यहां पर रिन्यूएबल तो है लेकिन उसके अंदर टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है। और बहुत सारे ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो रिन्यूएबल नहीं है, आपको पता है कि ये थोड़े टाइम में खत्म हो जाएंगे। तो जब भी कभी ऐसे रिसोर्स होंगे जो रिन्यूएबल नहीं होंगे तो उनकी जो सप्लाई होगी वो इनइलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक सप्लाई होगी। और अगर आपको लगता है कि ये बहुत इजीली रिन्यूएबल हो जाते हैं और इसका नेचुरल कोई कंस्टेंट का मतलब होता है रेस्ट्रिक्शन, कोई ऐसा कंस्टेंट या कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो उस कंडीशन में फिर उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट की जो सप्लाई होगी वो भी रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई होगी। थर्ड पॉइंट है हमारा रिस्क टेकिंग बिहेवियर ऑफ प्रोड्यूसर, ठीक है। रिस्क टेकिंग बिहेवियर का मीनिंग होता है कि जो प्रोड्यूसर गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है उसमें रिस्क लेने की कितनी कैपेबिलिटी है, वो कितना रिस्क एक्चुअली ले सकता है। अगर बाय चांस मान लीजिए कि प्रोड्यूसर को लगता है कि वो बहुत ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करके रख सकता है, तो फिर उस कंडीशन में स्पेसिफिक कमोडिटी की जो सप्लाई है वो इलास्टिक हो जाएगी। ज्यादा प्रोडक्ट अवेलेबल होता है तो उसकी सप्लाई ज्यादा इलास्टिक होती है, मींस कम प्राइस के ऊपर भी प्रोड्यूसर जल्दी उसको क्लियर करना चाहता है। देखिए अगर बाय चांस इसमें क्या हो सकता है, हाई प्रोडक्शन को करने का, रिस्क लेने का इसमें मानना है, इस इंसान के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो ज्यादा गुड्स को प्रोड्यूस करके मार्केट में रख सकता है और मार्केट में सेल करेगा। तो नेचुरली जब ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो यूनिट्स भी इसके पास अबंडेंट होगी, और जब ज्यादा यूनिट होंगी तो नेचुरली उस पर रिस्पॉन्सिवनेस भी बहुत हाई होगा। तो अगर बंदे के अंदर ज्यादा गुड्स को प्रोड्यूस करके रखने की, रिस्क टेकिंग की कैपेबिलिटी है, तो ऐसी कंडीशन में स्पेसिफिक प्रोडक्ट की जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होगी वो रिलेटिवली इलास्टिक होगी। और अगर बाय दी वे बाय चांस बहुत फूक के बंदा कदम रखता है और उसको लगता है कि मैं कम से कम गुड्स प्रोड्यूस करूं, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत गुड्स मैं एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर लूं ताकि मार्केट की जो भी रिक्वायरमेंट्स है, जो डिमांड्स है, उनको फुलफिल कर सकूं, तो ऐसी जगह पर फिर उसकी जो इलास्टिसिटी होगी वो कंपैरेटिवली इनइलास्टिक होगी। फोर्थ पॉइंट है हमारा नेचर ऑफ द कमोडिटी। नेचर ऑफ द कमोडिटी का मीनिंग होता है आप स्पेसिफिक प्रोडक्ट कौन सा एक्चुअली बेच रहे हैं। तो देखिए इसके अंदर दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, एक होता है आपका पेरिशेबल गुड्स और एक होगा आपका नॉन पेरिशेबल गुड्स। अच्छा, पेरिशेबल गुड्स जो होता है उसकी कंपैरेटिवली इलास्टिसिटी हमेशा लो होगी, ठीक है, क्योंकि उसका क्या होता है, जल्दी खराब होने का उसका डर होता है। और जो नॉन पेरिशेबल गुड्स होता है उसकी इलास्टिसिटी हमेशा हाई होगी, मींस रिलेटिवली इलास्टिक होगा, और पेरिशेबल गुड्स जो होगा वो कंपैरेटिवली लेसर रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई होगा। फिफ्थ पॉइंट है हमारा टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर के अंदर अगर आप लॉन्ग रन की बात करते हैं तो लॉन्ग रन के केस में हमारा रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई होगी और शॉर्ट रन के केस में रिलेटिवली इनइलास्टिक सप्लाई होगी। रिलेटिवली इलास्टिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि लॉन्ग रन के अंदर इतना ज्यादा टाइम होता है कि आप बहुत सारी चीजों को मैनेज कर सकते हैं, और शॉर्ट रन के अंदर आपके पास टाइम कंस्ट्रेंट होता है और आप बहुत सारी चीजों को मैनेज नहीं कर पाते। और जब आप चीजों को मैनेज कर पाते हैं तो स्पेसिफिक कमोडिटी की जो सप्लाई होगी वो रिलेटिवली इलास्टिक होगी, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक होगी, और जब आप उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे तो ये रिलेटिवली इनइलास्टिक होगी। और हमारा लास्ट पॉइंट है इसमें यूज ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन के अंदर बाय चांस आप बहुत ज्यादा बहुत हाई कॉस्ट
कॉस्टली टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन यूज करते हैं, बहुत हेवी मशीन्स उसके अंदर लगाते हैं और आपने एक लंबा चौड़ा सेटअप करके रखा है और उसके लिए आपकी एक मैक्सिमम इंस्टॉल्ड कैपेसिटी आपके पास है। अब अगर ऐसा है तो यहां पर आपकी रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई जो होगी इन इलास्टिक जाएगी, रिलेटिवली इन इलास्टिक सप्लाई बेसिकली हो जाएगी। और अगर बाय दी वे बाई चांस आपके पास ऐसी कोई हाई कॉस्ट जो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन आप यूज नहीं करा तो उस कंडीशन के अंदर रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई बच जाएगी। फाइन, तो ये हमारे कुछ 5 to 6 पॉइंट्स थे जो हमें ये बताते हैं कि आपकी इलास्टिसिटी सप्लाई किन फैक्टर से एक्चुअली चेंज होती है, कब वो रिलेटिवली इलास्टिक होगी, कब वो रिलेटिवली इनइलास्टिक होगी, कब परफेक्टली इनइलास्टिक होगी, कब परफेक्टली इलास्टिक होगी। ये इस तरह से बहुत सारी चीजें हमारे पास यहाँ पर होती है। तो आई होप आपको ये सारे के सारे फैक्टर्स क्लियर होंगे। स्टिल अगर आपको कोई क्वेरी या डाउट लगती है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो एक बार फिर से आपसे अपील है कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट जरूर करें। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी अकेडमी। थैंक यू।